फ्रेंड्स, मेरा नाम है कीर्ति दीक्षित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ एक एमसीक्यू सीरीज जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए है हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट सब्जेक्ट कोड 55 एचआरएम एंड लेबर लॉ, यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एंड बीबीए एमबीए स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आज मैं आपको कराऊंगी फर्स्ट 20 क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट 20 और मोर एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग कमिटीज। इसमें से आपको ये कमिटीज देखनी है। फर्स्ट इज नेशनल कमीशन ऑन लेबर, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी, रॉयल कमीशन ऑन लेबर एंड नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसमें आपको बताना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, जो कमिटी सबसे पहले आई थी और उसके बाद फिर उसके बाद। इसमें से आपको बताना है रॉयल कमीशन ऑन लेबर कब आया था, एलआईसी कब आया था, फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर कब आया था और नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो आइए देखते हैं हमारा क्या आंसर है। हमारा आंसर है सी, 3214। सबसे पहले आया रॉयल कमीशन ऑन लेबर, उसके बाद आया लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी, उसके बाद फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर, आफ्टर दैट नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये है हमारा आंसर। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर वॉज सेटअप ऑन 24 दिसंबर 1966। ये कब आया था? 1966 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस पीवी गजेंद्र गडकर। इनका नाम भी कई बार पूछा जा चुका है। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अगस्त 1969। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1969 में। तो फर्स्ट नेशनल कमीशन कब आया था? 24 दिसंबर 1966 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीवी गजेंद्र गडकर। दूसरा है एलआईसी, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी। इसको हम रेज कमिटी भी बोलते हैं। 1944 में आई थी। रिपोर्ट ऑन एन इंक्वायरी इनटू कंडीशंस ऑफ लेबर इन द इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स एंड मेटल्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये कमिटी किस पे बेस्ड थी? जो कि इंजीनियरिंग और मिनरल्स में और मेटल इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते थे उनकी जो कंडीशंस थी उनकी इंक्वायरी करने के लिए ये कमिटी बनी थी। किसकी चेयरमैनशिप में? बीपी अडारकर कमेटी। बीपी अडारकर दिल्ली 1945-46 में इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की थी, ठीक है। रॉयल कमीशन ऑन लेबर कब बना था? इसको हम व्हिटली कमीशन ऑन लेबर भी बोलते हैं। ये भी पूछा जा सकता है। वॉज अ रॉयल कमीशन सेटअप इन 1929 टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग कंडीशंस ऑन प्लांटेशन इन इंडिया। जो भी प्लांटेशंस में काम करते थे, जो भी वर्कर, उनकी वर्किंग कंडीशंस को देखने के लिए इस कमिटी को बनाया गया था। इन 2006 सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज फाउंड अ कमीशन विच इज नोन एज अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन। ये जो फोर्थ है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इसके लिए ये 2006 में बना था। ये किसके लिए? इसको हम अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ओके। तो सबसे पहले क्या आया था? रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1929 में, उसके बाद एलआईसी 1944 में, उसके बाद फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1966 में और उसके बाद अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन आया था 2006 में। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन। फैमिली प्लानिंग बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेबर वेलफेयर एज पर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रेजोल्यूशन पास्ड इन द ईयर। कब पास हुआ था? आंसर इज डी, 1947 में, ठीक है। ILO क्या है ये? ILO सेलिब्रेटेड इट्स 100th एनिवर्सरी इन 2019। ILO कब बना था?
1919 में बना था और 2019 में इसको 100 साल कंप्लीट हो गए हैं। इट इज़ द ओनली ट्राइपार्टाइट यूएन एजेंसी, एक यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है। इट ब्रिंग्स टुगेदर गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स। इसमें गवर्नमेंट के कुछ मेंबर होते हैं, कुछ एम्प्लॉयर के होते हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ के होते हैं। ठीक है, इसमें कितने 187 मेंबर स्टेट हैं। टू सेट लेबर स्टैंडर्ड्स, डेवलप पॉलिसीज एंड डिवाइस प्रोग्राम्स प्रमोटिंग डिसेंट वर्क फॉर ऑल वीमेन एंड मेन। ये क्या करती है? पॉलिसीज़ बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है, जिससे कि जो भी वर्किंग कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके, अच्छे वर्क लाइफस्टाइल हो सभी विमेन और मेन वर्कर्स का, उसके लिए ये पॉलिसीज़ बनाती है। एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने फैमिली प्लानिंग, जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेबर वेलफेयर था, इसको ILO ने कब पास किया था? 1947 में। और ये बनी कब थी? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। Which of the following are not correct approach with respect to welfare services undertaken by organizations in the commercial and public organizations? इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी अप्रोच सही नहीं है कमर्शियल और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी सर्विसेज हैं उसके वेलफेयर के हिसाब से। एज वेलफेयर इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट टू ऑल, हेंस डुप्लीकेशन बाय अदर ऑर्गेनाइजेशंस इज अनडिजायरेबल। मीन्स इसका मतलब ये है कि वेलफेयर जो है प्रोवाइड किया जाता है स्टेट की तरफ से सभी को, अगर उसको मतलब अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी अगर प्रोवाइड करते हैं, उसका डुप्लीकेशन करते हैं, तो ये अनडिजायरेबल है। तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। वेलफेयर सर्विसेज मे बी प्रोवाइडेड फॉर मैटर्स कंसर्निंग एम्प्लॉयज विच मे नॉट बी इमीडिएटली कनेक्टेड विद देयर जॉब्स दो कनेक्टेड विद देयर प्लेस ऑफ वर्क। वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर मैटर्स कंसर्निंग एम्प्लॉयज़ विच में नॉट बी इमीडिएटली कनेक्टेड विद देयर जॉब्स दो कनेक्टेड विद देयर प्लेस ऑफ वर्क। जहाँ वो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी जगह से भी कनेक्ट होती हैं। तो जो वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो उनकी जॉब से ही कनेक्ट नहीं होती हैं, वो उनके वर्क प्लेस से भी कनेक्टेड होती हैं। तो ये सही है। वेलफेयर सर्विसेज विल इंक्लूड स्पेशल सर्विसेज फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़, ये भी सही है। चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ में बी प्रोवाइडेड ऑन ए कलेक्टिव बेसिस, ये भी सही है। तुम्हारा आंसर क्या है? ए, ओनली वन। तो इसमें कौन सा रॉन्ग है? वन रॉन्ग है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लेबर लॉ इन इंडिया? सबसे पहला लेबर लॉ कौन सा बना था हमारे इंडिया में? फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्री एक्ट कब आया था? 1881 में आया था। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट कब आया? 1923 में बना था। ट्रेड यूनियन 1926 में बना था। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन अबॉलिशन एक्ट ये शायद 1996 में बना था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एफिशिएंसी थ्योरी? एफिशिएंसी थ्योरी भी कहते हैं। कौन सी थ्योरी को कहते हैं? ये जो लेबर वेलफेयर थ्योरीज है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी जो भी 8 थ्योरीज हैं सबको डिफाइन किया है, आप वो वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी को हम एफिशिएंसी थ्योरी भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाउसिंग आर नॉट करेक्ट? हाउसिंग से रिलेटेड है, जो भी हम हाउसिंग स्कीम जो PM आवास योजना है उससे रिलेटेड है। इट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर लिविंग लाइफ विद डिग्निटी। यस, ये तो सही है। इसमें हमें बताना है कि करेक्ट कौन सा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रिवाइज इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्कीम 2016 फॉर न्यू हाउस में बी रिलीज्ड इन 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ये गलत है।
House listing and housing census data of 2011 is provided by the Office of Registrar General and Census Commissioner. हमारा आंसर क्या है? 2 ओनली। तो हमारा सिर्फ ये गलत है, ये दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं। अब हम देखते हैं ये हाउसिंग स्कीम है क्या। रिवाइज इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्कीम फॉर वर्कर्स इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये स्कीम कौन इम्प्लीमेंट करता है? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। रिवाइज इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्कीम 2016 हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर वर्कर्स। ये वर्कर्स के लिए लॉन्च की गई है। द स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 1989 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी। इट वॉज प्रीवियसली रिवाइज्ड इन, कितनी बार रिवाइज हो चुकी है? 1994 में, 2001 में, 2004 में एंड 2007 में। द प्रेजेंट स्कीम वॉज रिवाइज्ड इन 2016 एंड इज इन इफेक्ट फ्रॉम 2/3/2016, मतलब 2 मार्च 2016 से ये इफेक्ट में है। द स्कीम प्रोवाइड हाउसिंग सब्सिडी ऑफ ₹1,50,000 पर वर्कर। एक वर्कर को कितना मिलता है? 1.5 लाख रुपए। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। कितने इंस्टॉलमेंट में मिलता है? 3 इंस्टॉलमेंट्स में। डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में ही डायरेक्ट जाएगा वर्कर के। नो डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द बेनिफिशियरी फॉर रिलीज ऑफ सब्सिडी। इसमें वर्कर को कोई भी इंस्टॉलमेंट, कोई भी डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है। There shall also be no cost ceiling in terms of the construction cost। कोई भी सीलिंग नहीं है, कोई भी बेस सीलिंग नहीं है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज टू बी कंप्लीटेड बाय 18 मंथ्स। जो भी कंस्ट्रक्शन होगा हाउस का वो 18 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना है। नो डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय बेनिफिशियरी ऑफ रिलीज ऑफ सब्सिडी। कोई भी डिपॉजिट नहीं करना होगा बेनिफिशियरी को। There shall also be no cost ceiling in terms of construction cost. The construction of the house is to be completed by 18 months. Next question. Which of the following benefits can be combined under the ESI Act 1948? इसमें हमें बताना है कि कौन से बेनिफिट्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। सिकनेस बेनिफिट एंड मैटरनिटी बेनिफिट नहीं। सिकनेस बेनिफिट एंड डिसेबलमेंट बेनिफिट या फॉर टेम्पररी डिसेबलमेंट रॉन्ग। मैटरनिटी बेनिफिट एंड डिसेबलमेंट बेनिफिट फॉर टेम्पररी डिसेबलमेंट, इन दोनों इस मैटरनिटी बेनिफिट और मेडिकल बेनिफिट को कंबाइन करते हैं। इसमें जो भी दोनों के बेनिफिट्स हैं ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं। Which one of the following is the total period of maternity leave admissible to a woman employee having 2 or more than 2 surviving children? जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसमें जो महिला है उसके 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उस केस में उसको कितनी पीरियड की लीव मिलेगी? उस केस में उसको मिलेगी 12 वीक्स की लीव। अगर उस महिला के 1 या 2 बच्चे हैं तो उस केस में 26 वीक्स की लीव मिलती है। आंसर इज 12 वीक्स। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पे, वो भी आप देख सकते हैं। व्हाट इज द शेयर ऑफ वीमेन रिप्रेजेंटेटिव इन द एडवाइजरी कमिटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976? इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट में जो महिला रिप्रेजेंटेटिव होती हैं एडवाइजरी कमिटी में, उनकी कितने मेंबर्स होते हैं? ए 1/2। जो भी एडवाइजरी कमिटी में जितने भी मेंबर होते हैं उनके 1/2, उसमें 1/2 वुमेन हो। द ILO कन्वेंशन नंबर 102 on minimum standard of social security was adopted in the year। 102 जो कन्वेंशन है ILO का मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ये कब अडॉप्ट किया? आंसर इज सी 1952 में। द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर ईच ऑफ द 9 क्लासिकल ब्रांचेज ऑफ सोशल सिक्योरिटी। इसमें कौन कौन सी ब्रांचेज इसमें हैं सोशल सिक्योरिटी की? मेडिकल केयर, सिकनेस बेनिफिट,
अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ओल्ड एज बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट, फैमिली बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट और इनवैलिडिटी बेनिफिट और सर्वाइवर्स। ये इतने सारे जो है मिनिमम स्टैंडर्ड ये सारे फॉलो किए जाएंगे। इसमें ये 9 ब्रांचेज जो दी हुई हैं इन सबको फॉलो करना है मिनिमम स्टैंडर्ड में। इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम कंपनसेशन टू बी पेड अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। कितना परमानेंट, अगर कोई एम्प्लॉय है परमानेंट उसका टोटल डिसेबलमेंट हो गया है तो उसको कितना कंपनसेशन मिलेगा? मिनिमम 1,40,000 मिनिमम। अगर वो एम्प्लॉय, अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है उस केस में कितना मिलता है? 1,20,000 मिनिमम। Which one of the following question with regard to section 1 of the ESI Act are not correct? इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। The act shall apply to all factories including factories belonging to the government. सभी फैक्ट्रीज पे एप्लीकेबल होगा ये एक्ट, बिल्कुल सही है। The act shall not apply to a factory under the control of the government whose employees are in receipt of benefits substantially inferior to the benefits under this act. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट कहता है कि ये उन फैक्ट्रीज पे एप्लीकेबल नहीं होगा जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं और जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो ईएसआई से कम होते हैं। ईएसआई एक्ट से में जो बेनिफिट दिए जाते हैं उससे कम है और गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में आती है, तो ये रॉन्ग है। द एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी रॉन्ग है। ये पूरी होल इंडिया पे एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट इन एन एस्टेब्लिशमेंट सीज इफ द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड therein falls below the limit specified under the act। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ये एक्ट जिस एस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल है वहाँ पे अगर एम्प्लॉयज़ की संख्या कम हो जाती है तो एक्ट वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बट ये गलत है। अगर एक बार एप्लीकेबल हो गया तो ऑलवेज एप्लीकेबल। अगर वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की संख्या कम हो जाती है फिर भी ये एप्लीकेबल रहेगा। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर इज डी, 2, 3 एंड 4। ये तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 13, एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ एडेड पेरिल एज अप्लाइड टू एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, अ वर्कमैन कैन नॉट होल्ड हिज एम्प्लॉयर लायबल फॉर द रिस्क इफ एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट द एम्प्लॉय। एडेड पेरिल जो एक डॉक्ट्राइन, एक सिद्धांत दिया गया है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में, वो कहता है कि वर्कमैन अपने एम्प्लॉयर पे वो क्लेम नहीं कर सकता अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। किस वजह से? अंडरटेक्स टू डू समथिंग विच द एम्प्लॉय इज नॉट ऑर्डिनरली रिक्वायर्ड टू डू एंड इन्वॉल्व्स एक्स्ट्रा डेंजर। मतलब वो काम करता है जिसके लिए एम्प्लॉयर ने उसको मना किया हुआ, बट वो काम करता है जिसके अंदर ज़्यादा खतरा है ना। अंडरटेक टू डू समथिंग विच द एम्प्लॉय इज नॉट ऑर्डिनरली रिक्वायर्ड टू डू एंड इन्वॉल्व्स एक्स्ट्रा डेंजर। मतलब उसको करने की उसको ज़रूरत नहीं थी फिर भी वो करता है, उसकी वजह से उसको अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो उस पर क्लेम नहीं कर सकता। तो ये सही है, एडेड पेरिल का मतलब यही है। ठीक है, बाकी 3 स्टेटमेंट को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आंसर इज ए। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉसिंग द प्लेटफॉर्म टू कैच द ट्रेन। अगर कोई एम्प्लॉय है उसको किसी काम के लिए भेजा जाता है और वो मान लीजिए ट्रेन से जा रहा है या बस से जा रहा है और वो पकड़ने जाता है ट्रेन को जल्दी में, तो क्या करता है? ही स्लिप हो जाता है और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो इस केस में एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से ऐसा कर रहा है और उसको पता भी है कि इसमें खतरा है फिर भी।
Which of the following form part of the principles concerning the fundamental rights as per ILO's constitution? इसमें जो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल जो भी राइट्स हैं एज पर ILO कॉन्स्टिट्यूशन, ILO ने जो भी फंडामेंटल राइट्स बताए हैं, प्रिंसिपल्स जो बताए हैं, उसके जो पार्ट्स हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, पहला है एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स एंड कंपल्सरी लेबर। ठीक है, ये तो है इसका प्रिंसिपल। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड द इफेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये भी हमें दे रखा है। इफेक्टिव एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ये भी है। प्रिवेंशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, ये नहीं है। तुम्हारा आंसर क्या है? आंसर इज बी, 1 2 3। 1 2 3 राइट है, 4th रॉन्ग है। द ILO डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क, ILO ने कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए हैं? अडॉप्टेड इन 1998 में अडॉप्ट किए गए थे, ये आपको ईयर भी याद रखना है। मेक्स इट क्लियर दीज राइट्स आर यूनिवर्सल, राइट्स क्या है? यूनिवर्सल है, मीन्स सभी पे एप्लीकेबल होंगे, जितने भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं सभी पे। एंड दैट दे अप्लाई टू ऑल पीपल इन ऑल स्टेट्स, सभी पे ये सभी स्टेट में सब जगह एप्लीकेबल होंगे, रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये प्रिंसिपल्स सभी पे एप्लीकेबल होंगे। एलिमिनेट, और जो इसका जो 4th है, यानी इन्होंने 4 बताए थे ना, 4 बताए थे, तो 3 तो यहाँ पे दिए हुए हैं। 4th कौन सा है? एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किस केस में? एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन के केस में किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, तो ये 4th है। क्वेश्चन नंबर 15, who out the following do not fall in the definition of unorganized worker under the Unorganized Worker Social Security Act 2008? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की डेफिनेशन में कौन सा नहीं आएगा, ये आपको बताना है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, वेज वर्कर भी आएगा, होम बेस्ड वर्कर भी आएगा, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं आएगा। आंसर इज सी। हम बात करते हैं होम बेस्ड वर्कर्स कौन से होते हैं। रेफर टू वन हु इंगेज इन प्रोडक्शन एट हिज ओन होम और एट प्रीमाइस ऑफ हिज चॉइस बट नॉट एट द एम्प्लॉयज वर्क प्लेस। इसमें वो वर्कर्स आते हैं जो कि अपनी चॉइस की जगह पे काम कर रहे हैं, अपने घर पे कर रहे हैं या फिर अपनी किसी चॉइस की जगह पे कर रहे हैं, बट वो एम्प्लॉयर के किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे होम बेस्ड वर्कर। वो अपने घर से काम करते हैं, जैसे कि पापड़ बनाना, अचार बनाना, इस टाइप से जो काम होते हैं वो। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कौन से होते हैं? रेफर टू वन हु इज़ नॉट वर्किंग फॉर एन एम्प्लॉयर, जो कि किसी एम्प्लॉयर के लिए वर्क नहीं करते हैं, एंड इज़ इंगेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। अर्निंग एन इनकम बिलो अ थ्रेशोल्ड और ओनिंग लैंड बिलो अ नोटिफाइड लिमिट, जिनके पास एक बहुत ही कम पैसा होता है, मीन्स जो उनकी डेली जो नीड है उससे भी कम उनको इनकम होती है, या फिर जो लैंड है वो एक जो भी नोटिफाइड लिमिट है उससे कम उनके पास लैंड है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। इसमें आ गए जैसे कि रिक्शा चलाने वाले जो भी हैं, या फिर रिक्शा चलाने वाले बीडी वर्कर्स, ये आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर में। वेज वर्कर कौन से होते हैं? इज़ अ पर्सन एम्प्लॉयड फॉर अ रेम्यूनरेशन, वो पर्सन जो कि रेम्यूनरेशन पैसे के लिए काम करता है। इन कैश और काइंड, कैश भी उसको मिलता है या फिर काइंड मीन्स कैश के बदले में कुछ और चीज़ें, जैसे कि अनाज मिल गया या फिर कुछ और चीज़ें डेली यूज़ के हिसाब से मिल गई। इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बाय एन एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर फॉर वन और मोर एम्प्लॉयर्स, वो एक एम्प्लॉयर के भी काम कर सकता है या कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी
या फिर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के लिए भी काम करता है। एज ए कैजुअल वर्कर और टेम्प्रेरी वर्कर मीन्स वो कैजुअल वर्कर की तरह भी काम कर सकता है, टेम्प्रेरी वर्कर भी हो सकता है, माइग्रेंट वर्कर भी हो सकता है और एज डोमेस्टिक वर्कर, बट ऑन वेज बिलो आर नोटिफाइड लिमिट। लेकिन उनकी जो वेजेस होती हैं वो एक नोटिफाइड लिमिट से भी कम होती हैं ना। तो ये होते हैं वेज वर्कर, वेज के लिए काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? अनऑर्गेनाइज आपने भी पढ़ा, रेफर्स टू अ प्रोडक्शन और सर्विस ओरिएंटेड एंटरप्राइज। प्रोडक्शन करते हैं या फिर कोई सर्विस देते हैं, ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड। उसमें एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एंड इफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, और वहाँ पे अगर वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं 10 से कम तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, वहाँ पे टोटल नंबर 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर 10 से ज़्यादा हैं तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड द फ्रेज कलेक्टिव बार्गेनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? कलेक्टिव बार्गेनिंग सबसे फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था? सिडनी एंड विट्रिस वेब ने। कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है? इसमें क्या होता है? डिस्कशन होता है बिटवीन अ ट्रेड यूनियन एंड एन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियंस के बीच में डिस्कशन होता है। किस चीज़ को लेके? उनके पे, सैलरी को लेके, वेजेस को लेके और वर्किंग कंडीशंस को लेके। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो वो नेगोशिएशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो ये होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसको सबसे पहले यूज़ किया था सिडनी और विट्रिस वेब ने। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस? किसने दी है बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस? जॉन डेविडसन। इन्होंने क्या बताया था कि वेजेस डिपेंड अपॉन द बार्गेनिंग पावर ऑफ द वर्कर्स। वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी वेजेस कितनी होंगी। उन्होंने ये बताया कि वेजेस को हम लोग डिसाइड कैसे कर सकते हैं? बार्गेनिंग पावर के। हम कितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं एम्प्लॉयर के साथ, या फिर एम्प्लॉयर कितनी कर सकता है ट्रेड यूनियन के साथ। उस हिसाब से एम्प्लॉयर करेगा तो वो कम देगा, और अगर वर्कर्स जीत गए तो वर्कर्स को ज़्यादा वेजेस मिलेंगी। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस डिपेंड करती है कि एम्प्लॉय को बार्गेन करके कितनी सैलरी मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 18, एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एन इंटरिम और ए फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। उन्होंने कहा एक फाइनल, जो किसी डिस्प्यूट का जो एक फाइनल डिटर्मिनेशन, फाइनल जो निर्धारण होता है ऑफ एनी क्वेश्चन रिलेटिंग देयर टू बाई एनी लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, नेशनल ट्राइब्यूनल, इन तीनों के द्वारा जो भी उसका फाइनल जो रिजल्ट आता है, एंड इंक्लूड्स एन आर्बिट्रेशन अवार्ड मेड अंडर सेक्शन 10A। उन्होंने कहा जो भी सेक्शन 10A के अंतर्गत जो भी कोई डिस्प्यूट है उसका जो फाइनल जो भी रिजल्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं, ये पूछा है। उसको हम कहते हैं अवार्ड। ठीक है, जो भी अगर कोई डिस्प्यूट है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका जो भी सेटलमेंट होगा, जो भी उसका फाइनल डिटर्मिनेंट जो भी निकल के आएगा फाइनल, उसे हम कहेंगे अवार्ड। राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स इन इंडिया, क्या है ये? कलेक्टिव बार्गेनिंग इंडिया में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वॉलंटरी अंडर लेबर लॉ है, ऑब्लिगेटरी अंडर लेबर लॉ है, या एक फंडामेंटल राइट है? तो ये क्या है? एक वॉलंटरी अंडर लेबर लॉ है। ठीक है, मीन्स ना तो ये फंडामेंटल राइट में आएगा, ना कॉन्स्टिट्यूशनल है, मीन्स सरकार के द्वारा ये कोई बनाया गया नहीं है संविधान के द्वारा। ये है हमारे एक वॉलंटरी, हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है हम बार्गेनिंग करना चाहते हैं या नहीं। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन इज अ स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड
मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अंडर। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन किसके अंडर में आएगा? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर में आएगा। ठीक है, आंसर इज बी। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। और इसके आगे की जो भी सीरीज़ है वो मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगी, क्योंकि इस वीडियो में फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर आपको एकदम से इतना ज़्यादा समझ भी नहीं आएगा। तो जो पिछले मैंने अभी जो 20 कराए हैं उनको आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, उसके आगे मैं ये अगली वीडियो में लेके आऊँगी।